हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए 6 जनवरी 2022 को हुए सीडीपी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको जो आंसर बताए जाने हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हमने सारे शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए थे सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, बच्चों के विकास का क्रम होता है, डेवलपमेंट का क्या सीक्वेंस होता है? अमूर्त से मूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पैरों से सिर की ओर, या हाथ पैर से केंद्र की ओर। इसका राइट आंसर होगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चों का मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं होता, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होता, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। और पैरों से सिर की ओर नहीं होता, उल्टे थोड़ी ना बढ़ते, सिर से पैर की ओर होता है विकास। बचपन में देखा होगा बच्चे का पहले सिर जो होता है, पहले हेड पे कंट्रोल आता है, उसकी गर्दन पे कंट्रोल आता है, फिर पूरे शरीर पे कंट्रोल आता है बच्चे का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आया था हमारा कथन और रीज़न वाला। कथन दिया था हमारा, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते होंगे जो निम्न आय वाले परिवारों से हैं। इसका तर्क दिया था, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है एक ही। दोनों परिवार वाले हैं ना, जो एक उच्च आय वाले हैं और एक निम्न आय वाले, दोनों के बचपन अलग अलग ही तो होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आया था हमारा, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर का दाना उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इसका राइट आंसर होगा समीपस्थ दूरस्थ विमुख, मतलब सेंटर से बाहर की ओर विकास हो रहा है इसमें। पहले बड़ी मांसपेशियों पर कंट्रोल आया, फिर छोटी मांसपेशियों पे। इसको क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आया था हमारा, ये भी कथन वाला दूसरा है क्वेश्चन इस वाले सेट में। कितने क्वेश्चन आए देखते हैं हम। कथन दिया था, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ऐसा कहाँ होता है ओनली अभिभावकों से ही सीखें? वो जहाँ जाएंगे वहीं से सीखेंगे। और बच्चों का सामाजिकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 आया था हमारा। 5th क्वेश्चन आया था, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6 आया था हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को कैसा होना चाहिए? शिक्षक को इसका राइट आंसर होगा आपका मूर्त संसाधन व बहुत सी श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जो बच्चों की वाली एज होती है ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज क्या होती है 2 से 7 वर्ष तक। इसमें बच्चा कैसे सीखता है? मूर्त संसाधनों मतलब देख कर ही, टच एंड फील करके, और बहुत सी चीज़ों को देख कर सुनकर ही सीखता है। तो उसके लिए जब ये देखिए उनकी किताबें यूकेजी एलकेजी की किताबें कैसी होती हैं, उसमें ज़्यादातर पिक्चर ही होती हैं, पिक्चर से ही ज़्यादातर बच्चे सीखते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 पे, निम्न में से पाठ का सही उदाहरण क्या है? सवालों के जवाब बताना, संकेत व इशारे देना, भौतिक पुरस्कार, उद्दीपन। इसका राइट आंसर होगा आपका संकेत व इशारे देना। क्वेश्चन नंबर 8 आया था हमारा, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि क्या मानना था लेव वाइगोत्स्की का? ज्ञान। इसका राइट आंसर होगा आपका ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद से करने में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 आया था हमारा, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्तिगत यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है भले ही वे सामाजिक कानून के खिलाफ हो? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आया था हमारा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होना चाहिए? प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, इसका राइट आंसर होगा एक सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ बच्चे एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आया था हमारा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपका हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती हैं हर व्यक्ति में। किसी में लिंग्विस्टिक कितनी बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने? बुद्धि 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? इसका राइट आंसर होगा आपका मातृभाषा, घर की भाषा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 आया था हमारा, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा की विशेषताएं हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं। व्यवस्था में लचीलापन, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बैठने की सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 आया था हमारा, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? इसका राइट आंसर होगा संलग्न व संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 15 आया था हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, बच्चे सीखें। क्वेश्चन नंबर 16 आया था हमारा, समावेशन का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा आपका सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 आया था हमारा, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रभुत्वशाली समूह के अनुभवों को प्राथमिकता है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से जुड़ा है, किस में जुड़ा है? पढ़ना, लिखना, सोच या चलना। इसका राइट आंसर होगा आपका पढ़ना। चलता क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आया था, निम्न में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? वे जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, मतलब ग्रहण कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आया था हमारा, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। ये दंडित, अनदेखा और अवरुद्ध और केवल, ये सारे हमारे क्या हैं? नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं हमारे। प्रोत्साहित और अवसर, लचीलापन, ये सारे हमारे क्या हैं? पॉजिटिव वर्ड होते हैं हमारे, इनको ध्यान रखिए आप। पेपर में यही सारे टैग वर्ड काम करते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, मैं आपके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी सारे टैग वर्ड की, पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड की, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 आया था हमारा, विद्यार्थियों को हाल ही में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना। मतलब जैसे कि बोर्ड पर उतार दो और कह दो विद्यार्थियों से इसको छाप लो, जैसे उतारा है वैसे उतार लो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आया था हमारा, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, ऐसा पाठ्यक्रम जो उनकी लाइफ से जुड़ा हो, जिससे बच्चे सीखें। क्वेश्चन नंबर 24 आया था हमारा, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर होगा आपका
बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। क्वेश्चन नंबर 25 आया था मेरा, विद्यार्थियों को नए संप्रदाय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले जटिल अवधारणा को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर बढ़ें। इससे हमें बचना चाहिए। पहले बच्चे को मतलब जो सारी टफ चीज़ें वो पढ़ा दो तो बच्चा पहले बोर होने लग जाएगा, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं। इससे हमें बचना चाहिए जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत। सबसे पहले हमको स्टार्टिंग में ईजी टू कॉम्प्लेक्स चलना चाहिए। हमको सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट बनाना चाहिए। इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी बच्चे की पढ़ने में मन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26 आया था हमारा, विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी डैश का विकास कर रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। क्वेश्चन नंबर 27 आया था हमारा, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मतलब स्टेप बाय स्टेप, उसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा कलन विधि। मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। कलन विधि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 28 आया था हमारे, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उनके बारे में क्या बताती हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ होती है उनके बच्चों की, जो कि उनके अधिगम में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 29 आया था हमारा, निम्न में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, इससे विद्यार्थियों को प्राउड फील होता है। क्वेश्चन नंबर 30 आया था, लास्ट क्वेश्चन आया था हमारा, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है। यह आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लेके आए 6 जनवरी को हुए सीटेट में के EVS के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है? हमारी औसत चाल पूछिए मीटर पर सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। हम इसमें फॉर्मूला आएंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या दी है हमारी? 1134 किलोमीटर और समय क्या है हमारा? 21 घंटे में तय करती है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 1134 को डिवाइड करें तो आएगा हमारा 54। अब जल्दी मत कीजिए, इसमें 54 एक ऑप्शन में एक आंसर भी दिया है बट ये गलत है। हमारा 54 नहीं आएगा। इसमें क्या दिया है? औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जो 54 आया था उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अभी तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, तुमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 3 × 54 और 5 3 × 15। इसका राइट आंसर होगा आपका 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा, कोई छात्र ए पर है। ये दिशा वाला क्वेश्चन है तो आपको ये तो दिशाएं तो मालूम होंगी। ये होती है पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो इसमें क्या दिया है? कोई छात्र ए पर है, वो माना ए पर है कोई छात्र, वह कहाँ जाना चाहता है? बी पर पहुँचना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाता है? ओ पर जाता है। ओ कहाँ पर है? ए के ठीक उत्तर में है। कितनी दूरी पर? 90 मीटर की दूरी पर है। और इसके बाद में बी पर जाता है। बी कितनी दूरी पर है? 120 मीटर की दूरी पर पश्चिम में। अब इसमें क्या पूछा? हमारे ए से लेके बी तक की दूरी पूछी है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसके पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा?
ए बी का वर्ग बराबर, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। 90 का वर्ग कितना होता है? 8100 प्लस 120 का क्या हो जाएगा? 144 प्लस 00। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? हमारा आ जाएगा आपका 22,500 ए बी का वर्ग। अब इसका हम वर्ग हटाएंगे तो अंडर, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा हमारा, वर्ग हटाएंगे तो ये किसका वर्ग होता है हमारा? 15 का होता है, 15 और 1 0। तो हमारा आंसर आ गया 150 मीटर। और दिशा क्या होगी हमारी? ये दिशा कौन सी होगी? बी, ए के सापेक्ष। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 आया था। निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और वे दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। राइट आंसर है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं, ये रॉन्ग है। और स्लॉथ लगभग 70 वर्ष जीते हैं, ये भी रॉन्ग है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और ये तो गलत है, और ये भी गलत है। और ये इसमें ये वाली बात सही है, वे जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आया था हमारा, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। क्या है ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण? ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं ऊष्मारोधी होती है, जिससे कि हमें ठंड महसूस नहीं होती और वो हमें गर्म बनाए रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर, मानचित्र में दर्शाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पूछा गया है, यही क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। 110 मीटर की दूरी दिखाई है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा के बीच की दूरी कितनी है? 142 सेंटीमीटर की पूछी है आपसे, ये पूछिए। तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर इतना पूछा और 114.2 सेंटीमीटर बराबर पूछा हमसे, तो क्या करेंगे हम? इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 110 की, 110 की पॉइंट हटाएंगे, इससे ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके? 1562 आ जाएगा। बीच की दूरी किलोमीटर में, इसमें सारे आंसर हमारे किलोमीटर में और हमारा ही सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 0 है तो 0.3 के बाद लग जाएगा 1.562 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66 आया था, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम था? तो उस राज्य का नाम जहाँ के लोग ऐसे नाचते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका चेराव, मिजोरम। मिजोरम के लोग ऐसे नाचते हैं, चेराव नृत्य बोलते हैं इसे, जो दो डंडी लेके करते हैं आमने सामने जोड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। इसका राइट आंसर होगा आपका बछेंद्री पाल। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, गलत। दीपावली तो हमारा आपको पता ही सभी हो, यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये दोनों अमावस्या को मनाए जाते हैं, नहीं। दीपावली तो अमावस्या को मनाया था बट होली नहीं मनाया था, होली दीपावली पूर्णिमा को, ये भी गलत। दीपावली अमावस्या तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये सही है। होली फागुन में मनाई जाती है, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्न में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए।
यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा में कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। ये राइट आंसर। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। रॉन्ग। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, आबू धाबी में नहीं। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वे पाइप से निकाल कर पीते हैं। ये भी सही है। इस वृक्ष की जड़ों की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर होती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए। ये भी सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। ये गलत है। इस वृक्ष की पत्तियां इसमें कम होती हैं। इसका राइट आंसर होगा ACD। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा। हमारे देश में ऐसे ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव के होने चाहिए। ये कहाँ के होते हैं? असम के होते हैं। असम में बनाए जाते हैं ऐसे मकान। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना, जब भी तो वो ज़मीन से है ना 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद अच्छा लगता है? कहाँ का है नारियल करी के साथ टैपियोका? इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 73 आया था। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम कौन सा समय होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। और जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या बोलते हैं आप बताइए उसे कमेंट में। चलिए मैं बता देती हूँ। इसको बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एपीकल्चर बिहार के लोग ज़्यादा करते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा। मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा आपका पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा। उस खेत की मृदा के व्यवहार के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? वो ज़्यादा ही वैसे रासायनिक केमिकल आते हैं, केमिकल वाली खाद आती हैं, वो उनको यूज़ कर करके बार बार फसल उगा देते हैं किसान लोग। तो इससे उनकी मृदा कैसी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा आपका कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। जो वो मृदा है ना, फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। उसमें इतने सारे केमिकल डल जाएंगे तो वो हमारी खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी, बचेगी, वो बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा आपका सीखने का विस्तार। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन 77 आया था। शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन सा उपकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे। जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना। उनसे बातचीत करेंगे तो जो परिवार के और समुदाय के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने बारे में तो वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 79 आया था हमारा। कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं है वहाँ की कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। भाषा मतलब वो हिंदी की बुक होती है, उससे पर्यावरण की चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया खा से खरगोश। खा तो हमारा भाषा का हो गया और खरगोश कहाँ का हो गया? इन्वायरमेंट का। और गा से गमला, ऐसे करके बच्चों को सिखाती हैं।
वो गणित में कैसे सिखाते हैं, गणित में जोड़ घटाव वगैरह होते हैं, ये बच्चे हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इनको। एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा समुदाय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अधिगम का प्राथमिक स्रोत अधिगम विद्यार्थियों की समझ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चलते क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 82, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 आया था, पाठ्य योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका संकल्पना मानचित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है किससे? समग्र विकास से। मतलब समग्र मतलब पूरा उसका विकास, व्यापक विकास। क्वेश्चन नंबर 85 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यपत्र के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो गिने चुने हैं उस पर ही फोकस करना है और मतलब किताब से बाहर नहीं आना, ही तो गलत है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये राइट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी सी। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदत है, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन कौशलों को विकसित कर रही है? इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशीलता संवाद। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी थीम है? इसका राइट आंसर होगा आपका जल। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक को कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? इसका उच्च स्तरीय चिंतन वाले मतलब जिससे बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो बच्चों की। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, और ये हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, ये तो बच्चा बता देगा, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? बच्चे बता दें क्लोरोफिल के कारण। बीज बोने से लेकर गेहूँ की फसल काटने के चरण, इसमें मेमोराइजेशन लगेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे बता देगा। उसमें मुझे उच्च स्तरीय चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा अपसारी चिंतन का किससे विकास होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, मतलब उन्होंने बच्चों ने रोल प्ले किया है वन्य जीवों को संरक्षण के लिए। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उनके जो उन्होंने अभिव्यक्ति की है। इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।